नमस्कार, मैं राजीव कुमार स्वामी। आप देख रहे हैं जियोग्राफी चैनल। और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप की कि तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो में अपन ने प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप को जो है वो अच्छे से समझा कि वो क्या होते हैं, किस प्रकार से जो है वो मानव जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर भी अपन जो है इसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो है इसमें आपका रहेगा तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप हैं वो क्या होते हैं और किस प्रकार मानव अर्थव्यवस्था को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इसमें आप जो है नॉर्मली आप समझ सकते हो कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है। तो तृतीय क्रियाकलाप जो होता है या चतुर्थ क्रियाकलाप है या पंचम क्रियाकलाप है, तो ये तीनों क्रियाकलाप हैं वो तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इनमें आपस में संबंध पाया जाता है। या आप अब यूँ कह सकते हो कि तृतीय व्यवसाय जो है उसका अपग्रेड रूप जो है वो चतुर्थ व्यवसाय है, और चतुर्थ व्यवसाय का ही अपग्रेड रूप है वो क्या है, आपका पंचम व्यवसाय है। ठीक है, तो अपन पहले चर्चा करेंगे तृतीयक व्यवसाय के ऊपर और उसके बाद में अपन चतुर्थ व्यवसाय पढ़ेंगे। पंचम व्यवसाय जो है वो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि जो पंचम व्यवसाय है वो क्या होता है। आप जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा प्यार जो आपका पारिवारिक डॉक्टर होता है उसके पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालयों में अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। इस प्रकार अनेक व्यवसाय होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो नॉर्मली आप जो है आपने देखा होगा कि आप जैसे मान लो स्कूल जाते हो तो वहाँ अध्यापक हैं, जो है हॉस्पिटल से आप जाते हो तो वहाँ आपको जो है डॉक्टर्स मिलेंगे। इसके अलावा जो है कोर्ट में आपको वकील मिलते हैं, या और भी कई जो ऐसी सेवाएं होती हैं जो सेवाएं क्या करती हैं, जो फीस में उनका भुगतान होता है यानी वेतन वो लेकर कार्य करते हैं। तो ये जितनी भी सेवाएं हैं ये इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो व्यवसाय होता है, तृतीयक व्यवसाय जो होता है उसमें जो है सेवाओं को बेचा जाता है। सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है तभी हमें वो सेवाएं प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलताओं की आवश्यकता है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये जो भी सेवाएं हैं इन सेवाओं का जो है उनको सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ इनके लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रशिक्षण के जो है ये सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, कौन सी सेवाएं, जिन सेवाओं की अपन बात की है जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो है शैक्षिक जो है सुविधाएं हैं, विधि सुविधाएं, प्रशासन की सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधा, तो इन सब के लिए जो है क्या है, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। और साथ ही साथ प्रशिक्षण के साथ साथ जो है अभ्यास होना भी इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है इन क्रियाओं में अभ्यास होगा, जो अभ्यास जो होता है और उसी अभ्यास की वजह से जो है ज़्यादा पूर्णता आती है, यानी ये और ज़्यादा अच्छे से अपनी सेवाएं हैं वो देते हैं। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन है वो कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तो तृतीय व्यवसाय की अगर अपन बात करें तो तृतीय व्यवसाय जो है वो आपका जो है सेवा सेक्टर से जुड़ा हुआ है या इससे संबंधित है। ठीक है, और इसमें जो है जनशक्ति होती है, और जनशक्ति जो होती है वो सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक होती है। इसमें जो तृतीय क्रियाकलाप है इसमें निष्पादन के लिए यानी इस क्रियाकलाप को करने के लिए जो है कुशल श्रमिक जो है होना आवश्यक है, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित हो, विशेषज्ञ हो और परामर्शदाता हो। ठीक है, तो ये होना इसकी जो है विशेषताएं ये होना ज़रूरी है, तभी जो है किसी चीज़ों को अपन तृतीयक व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं। या नॉर्मली आप ये भी याद रख सकते हो कि तृतीयक व्यवसाय जो है वो आपका जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण कारक है। तृतीयक व्यवसाय में शिक्षा महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, तो ये शिक्षा से संबंधित है आपका ये सेक्टर। आर्थिक विकास की जो प्रारंभिक अवस्थाओं की बात करें तो लोग जो हैं उनका एक बहुत बड़ा अनुपात जो था वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न था। ठीक है, या प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। ठीक है, प्रारंभिक काल की अगर अपन बात करें या प्रारंभिक विकास की बात करें, मानव विकास की, तो उसमें जो लोग जो थे वो प्राथमिक सेक्टर को ज़्यादा महत्व देते थे क्योंकि उस समय शिक्षा का जो प्रसार है वो भी कम था। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक इकाइयाँ हैं या और भी जो संस्थाएं हैं तो वो कम थी, जो इसकी वजह से क्या था कि प्राथमिक व्यवसाय को लोग ज़्यादा देते थे और ज़्यादा काम भी जो है वहीं पर था। ठीक है, एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक जो है तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्य करते हैं। तो एक विकसित देश की बात की या एक विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, तृतीयक व्यवसाय में ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, क्यों मिलेंगे, इसके पीछे का कारण ये है कि तृतीयक व्यवसाय जो होता है वो एक तो देखो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, दूसरा इसमें जो सेवाओं के बदले जो वेतन प्राप्त होता है वो वेतन प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर से ज़्यादा होता है, और इसमें वस्तु उत्पाद जो हैं वो भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आप सेवा सेक्टर आप देख रहे हो। सेवा सेक्टर जो आपका है वो तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप जो हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो तृतीय क्रियाकलाप है उसका अपग्रेड रूप ही चतुर्थ क्रियाकलाप है और चतुर्थ क्रियाकलाप का अपग्रेड रूप ही पंचम क्रियाकलाप है। यहाँ मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा इस चार्ट में, क्योंकि इस चार्ट में जो है फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये चार्ट जो है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को आसानी से याद कर सकें। ठीक है भाई, आपको याद करना है तो कौन सी चीज़ किस में आती है, तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन से आते हैं। 4 भागों में बांटा है, फिर उन 4 भागों के प्रकार हैं तो उनमें बांटा गया है तृतीयक, है ना। फिर चतुर्थ व्यवसाय की बात करें तो उसको किस आधार पर 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पंचम को जो है 4 भागों में बांटा है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका इसके अंदर है। ठीक है, तो आप इस चार्ट को जो है अच्छे से याद कर सकते हो, यानी थोड़ी समझने में जो है वो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये मोस्टली आप जो है चार्ट जो है वो आप देख चुके हो। इस चार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो शामिल की गई हैं, तो वो आप इसमें एक बार फिर से देख लो। मैं आपको फिर से ये चार्ट जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब अपन देखो यहाँ पर देखो तृतीयक व्यवसाय का सबसे पहला जो पॉइंट आपका रहेगा व्यापार एवं वाणिज्य है। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे। फिर आपका इसमें थोक व्यापार, फुटकर व्यापार में बांटा हुआ है। फिर इसको नगरीय ग्रामीण मंडियाँ हैं। फुटकर व्यापार में भी आपकी नगर और ग्रामीण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका है। तो चलिए आइए अपन इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो वाणिज्य और जो है व्यापार, ठीक है, क्या होते हैं। तो वाणिज्य और व्यापार हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें अपन देखते हैं कि वस्तु अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। तो मोस्टली आप ये कह सकते हो कि व्यापार जो है वो क्या होता है। व्यापार क्या होता है, तो व्यापार होता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय और विक्रय ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। यानी वस्तुओं का व्यापार करना क्या होता है, उनका क्रय और विक्रय करना। यानी अपन कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, व्यापार के अंतर्गत आता है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो जितनी भी फुटकर हो, चाहे आपकी थोक हो अथवा वाणिज्य हो, इन सभी सेवाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो केवल और केवल लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। यहाँ सारा काम जो है, ये जो सारा काम जो होता है, ये सारा काम जो है वो कहाँ होगा आपका, या तो कस्बों में होगा या नगरों में होगा। ठीक है, और यही आपके क्या कहलाते हैं, व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। यानी कस्बे और नगर जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ जो है वो होती हैं या उन सेवाओं उपलब्ध होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, व्यापारिक केंद्र है वो कहा जाता है।
स्थानीय स्तर पर जो है वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका है वो सोपान पर मुद्रा विनिमय जो है वो व्यापार के उत्थान एवं अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म देता है। ठीक है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे कि स्थानीय स्तर पर जो है वस्तु विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा विनिमय। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, देखो वैसे तो आप मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता है कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं और मुद्रा विनिमय किसे कहते हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट है जैसे मान लो उनको पता नहीं है कि ये क्या होते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वस्तु विनिमय की। तो वस्तु विनिमय क्या होता है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मान लो कि प्राचीन समय की अगर अपन बात करें, जब व्यापार की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय था। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या था, अगर कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु को बेचता है तो उससे उस वस्तु के बदले भी वस्तु ही प्राप्त होती थी। ठीक है, जैसे भारत का व्यापार प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य से, मिस्र से, ठीक है, मेसोपोटामिया से, ठीक है, चीन से, इनके साथ भारत का जो है व्यापार था। ठीक है, तो इस व्यापार में जो उस समय भारत का सूती वस्त्र है, ढाका की मलमल है, ठीक है, तो ये क्या थी, विश्व प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो ये जो है इनकी मांग जो थी वो विदेशों में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो लोग जो है इनको मंगवाते थे। और उस टाइम पर जो उस कपड़े के बदले या और भी भारतीय अनाजों के बदले या गरम मसाला के बदले वो क्या करते थे, सोना चांदी या हीरे जवाहरात दिया करते थे। ठीक है, तो वो क्या था, वस्तु विनिमय था। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर सोना और ये वस्तु थोड़ी हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं कि आज की बात करें, आधुनिक युग की बात करें, तो सोना चांदी हीरे जवाहरात ये आज के टाइम तो क्या है, ये मुद्रा विनिमय में या मुद्रा में इनको सम्मिलित किया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में ये क्या नहीं थी, मुद्राएं नहीं थी, ये मुद्रा नहीं थी, इनको वस्तु माना गया था। ठीक है, जैसे जैसे विकास होता गया व्यापार का, वैसे वैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात जो है इनको भी मुद्रा के तौर पर शामिल कर लिया गया था, लेकिन पहले इनको जो है वस्तु के तौर पर ही देखा जाता था। इसके अलावा अगर दूसरा उदाहरण लो तो इसमें क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति है वो अपना सामान बेचता था, तो वो ऐसी सामान ही दूसरे से वापस लेता था जहाँ जो है उस चीज़ की अधिकता और उनके पास कमी हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूँ कि उस समय जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर कपड़ा बहुत ज़्यादा है, तो दूसरे क्षेत्र में मान लो अनाज की पैदावार अधिक होती है। तो वहाँ पर क्या होता था कि वो लोग क्या करते थे, उन लोगों, अब एक के पास देखो अनाज ज़्यादा है, एक के पास कपड़ा ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते थे कि कपड़े वाले जो लोग हैं वो कपड़ा उनको दे देते थे और उस कपड़े के बदले में अनाज ले लेते थे। जिनके पास अनाज ज़्यादा है वो क्या करते थे, अनाज दे देते थे और अनाज के बदले कपड़ा ले लेते थे। तो अब ये जो चीज़ या जो व्यापार हुआ करता था, उस व्यापार को वस्तु विनिमय कहा जाता था। और ये प्राचीन समय की बात नहीं है, वर्तमान में भी आज भी विश्व के बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वस्तु विनिमय होता है। ठीक है भाई, बहुत सी जगह आज जो है वो मुद्रा विनिमय हो गया है, लेकिन फिर भी विश्व में कई स्थान ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आज भी वस्तु विनिमय होता है। जो कम विकसित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार का व्यापार आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, आ गया समझ में। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं मुद्रा विनिमय की तरफ। मुद्रा विनिमय क्या होता है? तो मुद्रा विनिमय क्या होता है, ये तो सीधा सा है कि किसी वस्तु के बदले उसका भुगतान किस में करना होता है, मुद्रा में करना होता है, तो वो मुद्रा विनिमय कहलाती है। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आप कॉपी पेन खरीदते हो, तो आप कॉपी पेन खरीदोगे तो कॉपी पेन खरीदने के बदले आपको रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपने मान लो जैसे कॉपी पेन खरीदा और आपके पास मान लो
कोई वस्तु है और वस्तु आपने दुकान वाले को दे दी कि ये वस्तु रख लो और इस वस्तु के बदले मुझे कॉपी और पेन दे दो, ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, उसके बदले आपको पैसा ही देना पड़ेगा। और ये पैसा जो किसी चीज़ के अगर अपन पैसे देते हैं तो वो मुद्रा विनिमय में आती है, यानी वस्तु के बदले मुद्रा देना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय हो जाएगा, ठीक है। अब आगे तो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि वस्तु विनिमय और जो है मुद्रा विनिमय है वो क्या होता है। और इन दोनों व्यापार की वजह से, कौन से व्यापार की वजह से, मुद्रा और वस्तु विनिमय की वजह से क्या हुआ था कि नई नई संस्थाओं का जन्म हुआ, व्यापार है उसका उत्थान हुआ और जो है व्यापार जो है वो और ज़्यादा बढ़ा। और इसमें आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे व्यापारिक केंद्र हैं, इसके अलावा संग्रहण और वितरण बिंदु हैं, तो इनका जो है वो दायरा बढ़ता गया, ठीक है। भाई व्यापारिक केंद्र कब बढ़ेंगे, जब व्यापार ज़्यादा होगा। अगर व्यापार नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या व्यापारिक केंद्र बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि व्यापार हो ही नहीं रहा है, वस्तुएं जो है वो बिक ही नहीं रही हैं, तो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर आपकी रहेगी। जो व्यापारिक केंद्र होते हैं, उन व्यापारिक केंद्रों को नगरीय और ग्रामीण जो दो विपणन केंद्र हैं उनके अंदर विभक्त किया जा सकता है। तो जो व्यापारिक केंद्र होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आपका ग्रामीण हो जाएगा, दूसरा आपका नगरीय हो जाएगा। ग्रामीण विपणन केंद्र हैं वो क्या होते हैं, निकटवर्ती जो बस्ती होती है उन बस्तियों का वो पोषण करते हैं। तो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं वो उस गांव और उस गांव के आसपास जो भी बस्तियां होती हैं उनका भरण पोषण करते हैं। और ये साथ ही साथ क्या होते हैं, अर्ध नगरीय होते हैं, यानी ये नगरीय नहीं होते। ग्रामीण जो विपणन केंद्र होते हैं वो अर्ध नगरीय होते हैं। ये अत्यधिक अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवाएं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अल्पवर्धित, ठीक है। अल्पवर्धित का मतलब क्या हो गया कि ये जो हैं छोटे प्रकार के व्यापारिक केंद्र होते हैं, जो वहाँ के जो लोग होते हैं उन लोगों को सेवाएं वो प्रदान है वो करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। तो इन क्षेत्रों में जो अगर अपन बात करें किसकी, वस्तुओं की, या जो आप व्यक्तिगत या व्यावसायिक सेवाएं भी इसमें आप जोड़ सकते हो। तो ये जो होती है ना, ये क्या है, पूरी तरीके से जो है विकसित अवस्था में नहीं होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो मार्केट होता है ये क्या होता है, छोटा होता है, यानी छोटा बाज़ार होता है। छोटे बाज़ार होने की वजह से जो वहाँ के जो उपभोक्ता हैं वो उन्हीं चीज़ों को जो है ज़्यादा महत्व देते हैं, जो चीज़ें क्या होंगी उनकी दैनिक जीवन में अधिक काम आएंगी, या वो उनकी आवश्यकताएं जो हैं वो उन्हीं चीज़ों को महत्व देंगे। इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वो सेवाएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ही प्रकार की सेवाएं मिलेंगी जिनकी मांग ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो होते हैं, ये केंद्र होते हैं, ये ज़्यादा सुविकसित नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्थानीय संग्रहण और वितरण के केंद्र जो हैं वो होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां यानी थोक बाज़ार और फुटकर व्यापार क्षेत्र जो हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है फुटकर व्यापार और थोक व्यापार दोनों ही प्रकार के जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। तो ये जो है स्वयं जो है वो नगर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं कि आसपास के जो लोग हैं उन लोगों की जो मांग होती है, ठीक है, उस मांग के आधार पर जो वस्तुएं होती है और जो सेवाएं होती हैं तो उनको ये आसानी से उपलब्ध करवाते हैं और उनके लिए ये बड़े केंद्र के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाज़ार। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आवधिक बाज़ार लगाए जाते हैं। तो ये आवधिक बाज़ार होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जो है नियमित बाज़ार नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि कालिक अंतरालों पर क्या होता है, स्थानीय आवधिक बाज़ार लगाए जाते हैं,
नो क्या हो गया, इसको समझो, आप समझने की कोशिश करो कि ऐसे गांव जहाँ पर मान लो दुकानें वगैरह नहीं होती हैं, ठीक है, अगर होती हैं तो भी बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उस गांव या उस गांव के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो उन क्षेत्रों में या ऐसे गांवों में क्या होता है कि बाज़ार लगाए जाते हैं, ठीक है, विभिन्न समय पर जो है ऐसे बाज़ार लगते हैं जो गांव और गांव के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों की जो आवश्यकताओं की जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ये लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये बाज़ार जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो साप्ताहिक होते हैं या पाक्षिक होते हैं, ठीक है। यानी ये जो बाज़ार है वो रोज़ नहीं लगेगा, यानी पूरे वर्ष भर या पूरे महीने भर ऐसा नहीं है कि ये बाज़ार लगते हों। ये बाज़ार क्या होते हैं, या तो एक सप्ताह से लगते हैं या 15 दिन से लगते हैं या मासिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है मांग के अनुसार, ठीक है। तो उसके अनुसार ये जो है प्रभावित करता है, तो इसलिए इसका जो है वो आपका अलग कॉन्सेप्ट रहेगा कि ये कितने दिनों पर लगते हैं। तो ऐसे व्यापार जो क्या होते हैं विभिन्न समय पर लगते हैं, ठीक है, तो उनको आवधिक बाज़ार कहते हैं, ठीक है। और ये साप्ताहिक हो सकते हैं, जैसे मान लो हर सप्ताह के एक दिन जो है मतलब डिसाइड हो जाता है, जैसे मान लो सोमवार मंगलवार बुधवार कोई भी एक दिन जो है वो डिसाइड हो गया और हर सप्ताह में वो है उस दिन लगेगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि इसमें फ़िक्स हो गया कि हर महीने के सोमवार को जो है बाज़ार लगना है, तो ये एक महीने में जितने भी सोमवार आएंगे 4 आएंगे तो 4 बार लगेगा, 5 आएंगे तो 5 बार लगेगा। तो ये आपका हो गया साप्ताहिक आधार पर। पाक्षिक आधार पर बात करें तो 15 दिन के आधार पर होता है, तो उसमें क्या है डिसाइड कर लिया जाता है, जैसे तारीख डिसाइड कर ली जाती है, जैसे भाई 1 तारीख को लगेगा, 15 या 16 को लगेगा और 30 और 31 को लगेगा। तो इस प्रकार से जो है तारीख फिक्स हो जाती है, फिर हर महीने की उन्हीं तारीख को ये व्यापार है वो लगता है और इससे लोग जो हैं अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाएं हैं उनको खरीद लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो आवधिक बाज़ार आपको समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से मेला वगैरह लगते हैं ना शहरों में, तो उस हिसाब से ही जो है ये बाज़ार है वो लगते हैं, ठीक है। मेले लगते हैं तो मेले में आप कुछ देखते हो कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें यानी खाने पीने की चीज़ें हैं या पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं, ठीक है, जूता है, चप्पल हैं, ठीक है। इसके अलावा मनोरंजन के साधन भी वहाँ मिलते हैं। तो जिस प्रकार से शहरों में जो मेले लगते हैं या उत्सव जो लगते हैं, जैसे मान लो तो उस हिसाब से जैसे मान लो पत्रिका द्वारा लगाया गया जो है मेगा फेयर, ठीक है, भास्कर द्वारा लगाया गया मेगा फेयर, ठीक है, और भी ऐसी कई मेले और उत्सव आपको मिल सकते हैं। तो उस प्रकार के जो होते हैं उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले जो बाज़ार होते हैं उन्हें आवधिक बाज़ार कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे नगरीय बाज़ार केंद्र। तो नगरीय बाज़ार केंद्र क्या होते हैं, तो नगरीय बाज़ार केंद्रों में क्या होता है और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। तो जो ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण नगरों में तो क्या होती है कुछ चीज़ें जो है वो मांग के आधार पर होती हैं, लेकिन नगरों में क्या होता है मांग के आधार पर नहीं होता है, यहाँ पर विशिष्टीकृत होता है यानी विशेष सेवाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि क्या होता है लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मान लो आप इसको समझो कि जो नगरीय बाज़ार होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष वस्तुएं और विशेष सेवाएं जो हैं वो भी उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलो, जैसे मान लो आपको कोई साबुन ख़रीदना है, ठीक है, या आपको मतलब कोई तेल ख़रीदना है या आपको मतलब जैसे कोई शैम्पू ख़रीदना है या कोई और चीज़, ठीक है, जो भी आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार जो आपको ख़रीदना है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही प्रकार के नहीं है बल्कि जैसे विभिन्न प्रकार के तेल, विभिन्न प्रकार की साबुन, विभिन्न प्रकार के शैम्पू, ठीक है, विभिन्न प्रकार के और अन्य प्रोडक्ट जो हैं अलग अलग कंपनियों के जो आपको आसानी से मिल जाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार
और उनकी विशेषताओं के आधार पर उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वस्तुओं में विशिष्टीकरण हो गया। इसके अलावा सेवाओं में, तो सेवाओं में बात करें तो यहाँ पर जो है अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे अध्यापक, ठीक है, तो ये भी आसानी से आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है विशिष्ट सेवाएं और वस्तुएं हैं वो मिलती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए कि किस लिए विशेष सेवाओं और विशेष वस्तुओं के कारण जो नगरीय केंद्र होते हैं वो विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत जो बाज़ार है वो भी प्रस्तुत करते हैं। यानी सामान्य चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा और विशिष्ट जो वस्तुएं हैं या विशिष्ट सेवाएं हैं वो भी यहाँ पर मिलती हैं, जिस वजह से ये बाज़ार जो होते हैं वो विशिष्टीकृत हो जाते हैं। जैसे श्रम बाज़ार, ठीक है, यहाँ पर श्रम बाज़ार मिल जाएगा आपको, आवासन बाज़ार मिल जाएगा, अर्धनिर्मित एवं निर्मित जो वस्तुएं हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उनका बाज़ार आपको मिल जाएगा। इसमें जो है आपको शैक्षणिक संस्थाएं यानी अच्छी स्कूल कॉलेजें आपको मिल जाएंगी, है ना, और व्यावसायिक सेवाएं आपको मिल जाएंगी, जैसे अध्यापक है, वकील है, डॉक्टर है, परामर्शदाता है, ठीक है, पशु चिकित्सक है, और भी जो ऐसी सेवाएं जो विशिष्ट है, तो वो यहाँ पर नए नगरों में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि नगरीय बाज़ार जो होते हैं वो ग्रामीण बाज़ारों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं फुटकर व्यापार। तो फुटकर व्यापार क्या होता है? देखो, व्यापार दो प्रकार का होता है, एक होता है फुटकर व्यापार, एक होता है थोक व्यापार, और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपको अच्छे से इनको रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, ठीक है, तो ये, और अच्छे से समझना भी है। तो ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं। यानी फुटकर व्यापार क्या होता है? ये व्यापार का वह प्रकार है जिसमें वस्तु जो है वो उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष तौर पर विक्रय करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या रहेगा कि उपभोक्ता जो है वो सीधा जो जाकर क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु को जो है वो खरीद सकता है। ये इसकी जो है आपकी क्या रहेगी, विशेषता रहेगी। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति है जो है वो कितनी भी मात्रा में कोई भी वस्तु जो है वो खरीद सकता है। ठीक है, अगर आपको एक पेन की आवश्यकता है तो आप एक पेन खरीद सकते हैं, आपको 20 की आवश्यकता है तो 20, 50 की है तो 50, ठीक है, वो आप खरीद सकते हो डायरेक्टली जाकर। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई दुकान हो गई, एग्जाम्पल के लिए कोई भी दुकान जहाँ पर हर व्यक्ति जो जाकर है वो कोई भी वस्तु है वो खरीद सकता है। ठीक है, तो ये जो दुकान हो गई वो दुकान क्या हो गई, एक प्रकार का आपका फुटकर व्यापार हो गया। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में कि फुटकर व्यापार क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है अधिकांश फुटकर व्यापार जो है वो केवल विक्रय से नियत से ही प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। तो अधिकांशतः फुटकर व्यापार जो होता है वो विक्रय की नियत से, केवल विक्रय की नियत से, ठीक है, जो है प्रतिष्ठानों या भंडारों हैं इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अंदर फेरी वाला, रेडी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। तो इसके अंदर जो है पहले तो आपका जो है भंडार वाड़ आ गया। अब अपन यह बात करते हैं कि जरूरी नहीं है कि फुटकर व्यापार केवल और केवल भंडार जो होते हैं उनके माध्यम से ही किया जा सकता है। कुछ ऐसे फुटकर व्यापार भी हैं जो बिना भंडार के भी किए जा सकते हैं, जैसे फेरी वाला। फेरी वाला क्या होता है, आप देखते होंगे कि जो लोग साड़ियाँ वगैरह बेचते हैं, देखा होगा ना, क्या बोलते हैं उनको, बिसायती वगैरह जो साड़ियाँ बेचते हैं, तो उनके पास किसी प्रकार का जो है कोई भंडार नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा रेडी वाले जो आपने देखा होगा, रेडी पर जो है फल सब्जियाँ बेचते हैं या और कोई सामान बेचते हैं, या ट्रकों में बेचते हैं, या जो है डोर टू डोर आकर बेचते हैं। ठीक है,
तो ये सारे के सारे क्या हैं, भंडार रहित हैं। क्यों रहित हैं? क्योंकि ये इतना ही माल खरीदेंगे जितना माल एक दिन में बिक जाए। दूसरे दिन ये दूसरा माल खरीदते हैं, फिर उसको बेचते हैं। तीसरे दिन फिर नया माल खरीदेंगे, फिर उसको बेच देंगे। चौथे दिन फिर करें। तो ये इनका जो है वो प्रोसेस है वो रहती है, तो इनको भंडार की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा डाक आदेश हैं, तो डाक आदेश यानी तो इनके लिए भी कोई भंडार की आवश्यकता नहीं होती है। भाई जितने मान लो लेटर आए, ठीक है, तो उनको तो जो उपभोक्ता हैं उनको दे दिया, और जो डाक में आए हैं उनको वो आगे भेज देंगे ताकि वो अगले उपभोक्ताओं तक पहुंच सकें। ठीक है। दूरभाष की अगर अपन बात करें, मोबाइल फ़ोन वगैरह की अगर अपन बात करें, तो ये भी क्या है, इसमें कोई भंडार की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। भाई जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, तो किसी प्रकार का भंडार होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएंगी। स्वचालित बिक्री मशीनें, जो वेल्डिंग मशीनें होती हैं जिनके अंदर जो है सामान डाला हुआ होता है और उसमें आपको पैसे डालना होता है, और जो आपको चाहिए वो आप जो है उससे ले सकते हो, और वो चीज़ जो है वो आपको मिल जाती है। तो वो भी, उसमें भी जो है किसी प्रकार का भंडार नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट है, तो इंटरनेट में भी जो है किसी प्रकार का कोई भंडार नहीं होता है। तो फुटकर व्यापार क्या होगा कि ऐसा व्यापार जो उपभोक्ता जो है किसी भी दुकान से सीधे तौर पर जाकर कोई भी वस्तु जो है कितनी भी मात्रा में खरीद सकता है, वो फुटकर व्यापार कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब अपन आता है भंडारों पर और सामग्री। तो यहाँ पर देखो, फुटकर व्यापार जो होता है वो वृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। तो फुटकर व्यापार जो है इसको बढ़ावा देने के लिए या इसका विकास करने के लिए जो जिम्मेदार जो हैं वो उपभोक्ता सहकारी समुदाय था। ठीक है। और इस समुदाय ने ही फुटकर व्यापार को जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत किया या इसका विकास किया, क्योंकि सबसे पहले जो उपभोक्ता सहकारी है, ठीक है, या सहकारी उपभोक्ता है, ये जो समुदाय है, जो ये संस्था है, इस संस्था ने ही गाँवों में या शहरों में जाकर जो है लोगों को इस प्रकार से जो वस्तुएं हैं वो प्रत्यक्ष तौर से विक्रय की थी। और इसी के बाद जो है ये जो पॉलिसी है, कौन सी, फुटकर व्यापार की, ये पॉलिसी जो है वो विकसित हुई थी। उसके बाद में आता है विभागीय भंडार। ये क्या होता है कि वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए जो है विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। तो विभागीय भंडार क्या होते हैं कि कोई भी जो जो भंडार गृह होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की जो है खरीद करते हैं। ठीक है। और भंडार के अनुभागों में उसकी बिक्री का सर्वे करते हैं। यानी ये भंडार क्या करेंगे, पहले सर्वे करते हैं और उसके लिए जो है विभागीय जो प्रमुख होता है उसको नियुक्त करते हैं, जो वो सर्वे करता है और उन भंडारों के लिए उत्तरदायी भी होता है। वो सर्वे करेगा कि किस मार्केट के अंदर या बाज़ार के अंदर किस चीज़ या किस वस्तु की मांग ज़्यादा है। ठीक है। जिसकी मांग ज़्यादा होगी वो ये रिपोर्ट अपने जो है भंडार जो मालिक होते हैं उनको देता है विभागीय स्तर पर, और वो क्या करते हैं, उन वस्तुओं की खरीद अधिक करते हैं। ठीक है, जिनकी मांग ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा मांग वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बिकेंगी और उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब आता है श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार क्या होता है, अत्यधिक मितव्ययिता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं। तो ये जो श्रृंखला भंडार होते हैं ये जो है विशेष प्रकार के बहुत बड़े भंडार होते हैं। ठीक है, और ये जो है अत्यधिक पैसे लगाकर भी माल को खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि ये अपनी विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का निर्माण भी करवा लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कई बार जो है डायरेक्टली कंपनी को जो है अपने अनुसार बोलकर माल जो है उसको भी तैयार करवा लेते हैं। वे अनेक कार्यों से अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, वो अनेक जो है कार्यकारी जो कार्य हैं उनमें अत्यधिक कुशल जो व्यक्ति और विशेषज्ञ होते हैं उनकी नियुक्ति भी कर लेते हैं। ये अगर आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एक प्रकार से जैसे किसी भी कंपनी की जो है जैसे एजेंसी लेनी होती है तो उस प्रकार से हैं ये कुछ। ठीक है, तो वो वस्तुओं की जो है क्या कर लेते हैं, एजेंसी ले लेते हैं और फिर उस पूरे क्षेत्र में या उस पूरे नगर के अंदर वो वस्तु जो है वहीं से ही ट्रांसफ़र होती है दूसरों को। ठीक है,
यानी वो डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदेंगे और फिर उस माल को जो है पूरे बाज़ार में जो है भेजेंगे। ठीक है, तो वो उस प्रकार का जो है वो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी कुशल होते हैं, क्योंकि वो भी क्या है पूरी बाज़ार की जानकारी रखते हैं और उसके अनुसार जो वस्तुएं हैं उनको उनकी खरीद है वो करते हैं। इनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों के अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है, और साथ ही साथ इनके पास जो है भंडार का अनुभव होता है और उसके प्रमाण होते हैं, और उन प्रमाणों के आधार पर ये क्या करते हैं, अनेक भंडारों को लागू करने की योग्यता भी रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं थोक व्यापार में। थोक व्यापार क्या होता है? थोक व्यापार की अगर अपन बात करें तो ये जो है थोक व्यापार है वो का जो गठन है वो अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि थोक विक्रेता क्या होता है कि बिचौलियों द्वारा, सौदागरों द्वारा या पूर्तिगरों द्वारा जो है उसको संचालित किया जाता है। इसमें जो है, और इसमें क्या होता है कि श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो श्रृंखला भंडार सहित जो हैं, जो कुछ बड़े भंडार जो होते हैं वो विनिर्माताओं से यानी डायरेक्ट कंपनी से माल की खरीद करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो कोई साबुन की कंपनी है, किसी की मान लो जैसे एग्जांपल अपन ले लेते हैं लक्स की, तो लक्स की खरीद वो क्या करेंगे, लक्स कंपनी से डायरेक्ट जो है वो क्या मंगवाएंगे, लक्स साबुन मंगवा लेंगे और फिर उनको आगे बेचते हैं। तो ये क्या करते हैं, बिचौलियों का काम करते हैं। कंपनी और फुटकर व्यापार के बीच में बिचौलियों का काम करते हैं, सामान को इधर से उधर करने में। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं, और उसके बाद में जो फुटकर व्यापार हैं भंडार जो हैं वो बिचौलिए स्रोतों से जो है वो पूर्ति करते हैं। यानी वो क्या करेंगे कि जो बिचौलिया होते हैं, जिसको थोक विक्रेता कहते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं और उनसे सामान खरीद कर जो है अपने सामान की पूर्ति करते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, और जो थोक विक्रेता होता है वो फुटकर जो व्यापारी होते हैं उनको जो है सामान जो है वो उधार में देते हैं। और यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता जो होता है अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो थोक विक्रेता होता है वो क्या करता है, फुटकर व्यापार वालों को उधार देता है, और फुटकर व्यापार वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि उसकी पूंजी के ऊपर क्या करते हैं, अपने कार्यों को संचालित करते हैं। जैसे मान लो सामान उधार में ले लिया, उसके बाद में वो सामान बिक गया, उससे पैसे आए, तो वो पैसे थोक विक्रेता को दे दिए पिछले सामान के, और फिर उधार में माल लेके आ गए। तो ऐसे में क्या हो रहा है, पैसे किसके लग रहे हैं, थोक विक्रेता के, और कमा कौन रहा है, फुटकर व्यापारी। तो ऐसा भी जो है इनमें देखने को मिलता है। तो थोक व्यापार और फुटकर व्यापार है दोनों आपके महत्वपूर्ण हैं, आपको अच्छे से इसको याद करना है और समझना है कि फुटकर व्यापार है वो क्या होता है। ठीक है, तो फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में जो है अंतर की बात करें तो थोक व्यापार जो होता है वो केवल और केवल फुटकर जो विक्रेता होते हैं उन्हीं को ही सामान बेचता है। ठीक है, ये एक आम व्यक्ति को जो है सामान नहीं बेचता है। ठीक है, जबकि फुटकर व्यापारी होता है वो हर एक व्यक्ति को सामान दे सकता है और कितनी भी मात्रा में दे सकता है। जबकि थोक विक्रेता है वो जो है एक आम आदमी को जो है सामान देता नहीं है। ठीक है, और उसकी जो है लिमिट्स होती हैं। ठीक है, और वो उस लिमिट के आधार पर ही सामान है वो देता है। तो ये इसमें जो है आपका एक बड़ा अंतर हो गया फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में। ठीक है, तो ये आपका इसमें अंतर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका व्यापार वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन परिवहन और संचार के बारे में जो है विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में अगर उसको शामिल कर दिया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और लंबे वीडियो हमेशा क्या होते हैं, बोरिंग होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तृतीयक व्यवसाय में दूसरे पॉइंट परिवहन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।